नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्वेल्व पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यहाँ पे हिंदी का जो सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है उसके क्वेश्चन सारे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 17 अक्टूबर को हिंदी का जो है वो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वालों का है और 18 अक्टूबर को हिंदी का आर्ट्स वालों का है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सारा आपको देने जा रहे हैं। 17 और 18 अक्टूबर का आपको दिया जा रहा है, तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे 60 में 60 में आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बना के आने हैं। 10 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूट ना जाए। चलिए, आवाज सब कुछ क्लियर है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लगाता हूँ 17 और 18 अक्टूबर का, जो कि साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स सभी के लिए है। चलिए, बहुत अच्छी आवाज क्लियर है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। इस तरह से क्वेश्चन है जिसमें 1 से 60 तक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें सिर्फ आपको 50 प्रश्नों के ही जवाब देने हैं, बाकी प्रश्न को आपको छोड़ देना है। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तुलसीदास अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाए थे? ये जलसी नहीं है, तुलसी है। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया था? उर्दू फारसी, संस्कृत उर्दू, अवधी ब्रज या अपभ्रंश या प्राकृत? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत अच्छे, याद रखिएगा, तुलसीदास की बात की जाए तो अवधी और ब्रज भाषा है ना। सही जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आपको एक क्वेश्चन बताएं कि तुलसीदास के गुरु का नाम मैंने कल की क्लास में बताया था, तो क्या थे गुरु? याद रखिएगा, नर हरिदास। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? तो नर हरिदास। चलिए अगला सवाल। जूठन जो है आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है। इसके लेखक कौन है? जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर, जय कृष्णमूर्ति या मलियज? क्वेश्चन नंबर 2। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ये आपको फटाफट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए, बहुत अच्छे आंसर आने लगे, याद रखेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बिल्कुल आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। मलियज का पूरा नाम बताना है कि मलियज का नाम क्या था। मलियज का नाम क्या था? निर्मल कुमार श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, राजीव कमल श्रीवास्तव या ऑप्शन नंबर डी? क्वेश्चन नंबर 3। मलियज का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का फटाफट आंसर। मलियज का पूरा नाम क्या था? बहुत अच्छे, है ना, बहुत बार बताए हैं कि भरत जी श्रीवास्तव जो है वो मलियज का मूल नाम था। ठीक है, जो बच्चे डेली क्लास में आ रहे होंगे उन्हें बिल्कुल याद होगा और एग्जाम में जाके सटीक आंसर करके आएंगे, है ना। सही जवाब क्या है? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छे, भरत जी श्रीवास्तव। चलिए अगला सवाल। किस पाठ में आया है ये आदमी जो है यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है? अर्धनारीश्वर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, शिक्षा या ऑप्शन नंबर डी सिपाही की मां? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, किस पाठ में आया है? चलिए, बहुत अच्छे आंसर आ चुका है। सही जवाब है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये कहां से लिया गया है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। जो भी बी पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगला सवाल। तिरिश शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिश शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, प्रेमचंद या अज्ञे? क्वेश्चन नंबर 5 का फटाफट आंसर करेंगे। तिरिश शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तिरिश क्या है? तो आपको पता है कि विषैला जीव था तिरिश। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखेंगे, इसके राइटर जो है उदय प्रकाश है। तिरिश के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश। जो भी ए के साथ आंसर किए हैं बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6। किस पाठ में आया है अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिला, आंख मिलाते हुआ आदमी की गंध पहचान लेता है, फिर पीछे भाग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच उसके पीछे पीछे आता है। सिंपल सा चीज है ये लाइन। जब तिरिच का जिक्र हो रहा है तो तिरिच से लिया गया था, तिरिच से लिया गया होगा, है ना।
तो तिरछा नहीं है, तिरछ। तो सही जवाब क्या है, कहाँ से लिया गया है, तिरछ से लिया गया है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में गलती में तिरछा मत क्लिक कर देना, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर सी क्लिक करोगे तो गलत का मतलब गलत, 1 नंबर आपका चला जाएगा आते हुए। तो क्वेश्चन एकदम आंख खोल कर देखना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। जे कृष्णमूर्ति क्या थे, जे कृष्णमूर्ति क्या थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, जे कृष्णमूर्ति क्या थे, राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक या गांव शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट आंसर करेंगे। जे कृष्णमूर्ति क्या थे, बहुत अच्छे, याद रखिएगा। जे कृष्णमूर्ति की बात की जाए तो ये विश्व शिक्षक थे, है ना, इन्हें विश्व शिक्षक बोला जाता था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक एक बच्चा का बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। जे कृष्णमूर्ति जो थे वो विश्व शिक्षक थे। किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है, भिगो दूंगी अगजग के छोर, भिगो दूंगी अगजग के छोर, किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है, काव्य खंड, गद्य खंड, प्रतिपूर्ति या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे, कौन से खंड से लिया गया है। बहुत अच्छी, 8 का सही आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है, काव्य खंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है, याद रखिएगा, सही जवाब है काव्य खंड। अगला सवाल, करवट शीर्षक कविता किसने लिखी, करवट शीर्षक कविता किसने लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 9, करवट शीर्षक कविता किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। आपको बहुत बार बताया है कि करवट में प्रेम की महिमा का बखान है ना, प्रेम की महिमा का बखान है। करवट में किसकी महिमा है, प्रेम की महिमा है। और प्रेम की पीर किसे कहे जाते हैं, तो प्रेम के पीर कहलाते हैं, प्रेम के पीर कौन कहलाते हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी कहलाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। एक क्वेश्चन से 3 प्रश्नों के आंसर हो गए, है ना। चलिए अगला सवाल, किसने लिखा है, किसने लिखा है भोजन करी नंद अचमल लीन है, मांगत सुर चुठनिया, जायसी, तुलसी, सूरदास या मीरा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। भोजन करी नंद, देखो नंद की बात की जाए तो नंद जो है कृष्ण में आए थे, इसका मतलब इसके राइटर कौन थे, सूरदास थे। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर आता हुआ, ठीक है। सभी को शेयर कर दो, क्योंकि अब अभी एक्टिव नहीं हुई है पढ़ाई के प्रति तो कब होगी, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर अब नहीं सुधरे, अगर आप डेली क्लास नहीं किए तो बाद में 1 महीने में आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, सूरदास। आपको बहुत बार ये क्वेश्चन को करवाए हैं, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, बताइए। सूरदास को बल्ले बल्ले डांस कौन सिखाए थे, है ना, वल्ले वल्ले हम बताए थे, वल्ले वल्ले, वल्ले वल्ले डांस कौन सिखाए थे, तो बल्लवाचार्य सिखाए थे। महाप्रभु लग गया तो क्या हो गया, कंफ्यूज थोड़ी होना है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है बल्लवाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट, नाभादास किसके शिष्य थे। अब देखिए एक ही चीज पूछा है, इसका मतलब नाभादास के गुरु पूछ रहे हैं। आपको याद दिलाए, याद कीजिए, आपका नाभि कहाँ है, पेट का नाभि कहाँ है, तो आगे में कहाँ है, अग्रभाग में है। नाभि कहाँ है, अग्रभाग में। इसी से याद रखिएगा आपका नाभि जो है वो अग्रभाग में है, यानी इनके गुरु जो थे वो अग्रदास थे। कहीं कभी अगर अली लिखा रहेगा तो दोनों में आपका एक ही आंसर है। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से याद कीजिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था, तुलसीदास के माता पिता के नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, तुलसीदास के माता पिता कौन थे। चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब आ चुका है 13 का, तुलसी एवं आत्माराम दुबे, है ना। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, तुलसी एवं आत्माराम दुबे, बिल्कुल सही जवाब है तुलसीदास। तुलसी से याद रखिएगा तुलसी। नाभादास के गुरु कौन थे, देखिए एक ही चीज पूछ दिया, नाभादास किसके शिष्य थे या इसके गुरु कौन थे, तभी बताएं। नाभि कहाँ रहता है, तो नाभि आगे रहता है, स्वामी अग्रदास। देखिए कितना फटाफट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं अगर आप डेली क्लास कर रहे हैं, रट रहे हैं सारा कुछ, है ना। अभी सिक चैनल के साथ बने हुए हैं, विश्वास रखिए एग्जाम में एकदम धमाल परफॉर्मेंस करने वाले हैं। चलिए अगला सवाल,
भूषण के पिताजी का नाम क्या था? भूषण के पिताजी का नाम क्या था? मधुकर त्रिपाठी, श्याम तिवारी, सी या डी? भूषण के पिताजी का नाम आपको बताना है कि इनके पिताजी कौन थे। चलिए बहुत अच्छे है। भूषण से याद कीजिए, आभूषण मैंने बताया था कि आभूषण, आभूषण क्या होता है? तो ये रत्न होता है। ये क्या होता है? रत्न होता है। जब भी भूषण आ जाए तो अपने आप को समझना है कि आभूषण की जिक्र हो रहा है। तो आभूषण हो गया, तो इनके पिताजी थे वो रत्नकार थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रत्नकार थे, इसलिए अ हटा के अपना बेटा का नाम भूषण रख दिए थे। समझ रहे हो? ज्वेलरी रहता है जो उसके दिमाग में दिन रात सोने चलता रहता है, सोना चांदी सोना चांदी। तो वो क्या किया, चलो आभूषण नहीं रखे हम तुमको भूषण नाम रख देते हैं, लो तुम मेरा सोना है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से याद रखिए। अगला सवाल, बालकृष्ण भट्ट किसे काल के रचनाकार हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? 16 का आंसर कीजिए। बहुत अच्छे, याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर डी। रीतिकाल के जो थे वही भूषण जी थे, रीतिकाल के। ठीक है, सही जवाब है आधुनिक काल, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ था? समस्तीपुर, पटना, वाराणसी या इलाहाबाद? 70। अब इलाहाबाद का नाम तो प्रयागराज हो गया है, तो टेंशन नहीं लेना है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब ये मत बोलना कि सर आप तो इलाहाबाद बताए थे, ऑप्शन में प्रयागराज है। तो दोनों एक ही चीज है बाबू, इलाहाबाद को ही प्रयागराज बोलते हैं। नेक्स्ट, योगी जी ने नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया है। किसने कहा था, किसने कहा था, सॉरी उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? सबसे पहले जान लीजिए कि उसने कहा था कि राइटर कौन है। तो भैया गुलेरी जी हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके राइटर हैं। रचना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 का। तो बहुत अच्छे, याद रखिएगा 1915 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। 1915 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। ईस्वी एकदम याद रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बहुत अच्छे, देखो सभी का आंसर आता हुआ, बहुत शानदार। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? अब बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर में, इटारसी में, जयपुर में या ऑप्शन नंबर डी? 19 का फटाफट आंसर करेंगे। कहाँ इनका जन्म हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का? उसने कहा था कि ये राइटर है ना, ये क्या लिखे थे? तो उसने कहा था लिखे थे। याद रखिएगा इनके बचपन का नाम, सॉरी इनका जो जन्म था वो था जयपुर में हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जो भी सी के साथ आंसर किए सभी का आंसर सही है ना। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ये जो जेपी थे इनके बचपन का क्या नाम था? अनंत, अभिमन्यु, राहुल या ऑप्शन नंबर डी बाव? चलिए बहुत अच्छे, याद रखिए इनके बचपन का नाम बाउल था। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। किसके बचपन का नाम बाउल था ये भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के, है ना। ऐसा नहीं कि बाउल याद रखना, ऊपर वाला क्वेश्चन याद नहीं रखना किसका नाम था। तो जेपी का था। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा जेपी बॉल। ठीक है, क्या याद रखिएगा? जेपी बॉल, एकदम याद रहेगा कि जेपी बॉल थे भैया। जेपी जो थे वो बॉल थे, है ना, बाहुल थे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? संपूर्ण क्रांति वाला पाठ जो है भाषण के रूप में गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति, लेकिन कब दिए थे ये भाषण जो है, कब दिए थे? अब यहां से ये चीज याद रखिएगा, पूछा जाए एग्जाम में संपूर्ण क्रांति क्या है, याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। किसके द्वारा दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? पहले देखिए कहाँ दिया गया था, तो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था ये याद रखिए 21 में। तो कब दिया गया था? तो 5 जून 1974 को दिया गया था। तो एक क्वेश्चन में देखिए मैंने कि 4 आंसर आपको बताए, किस तरीके से एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है ना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून 1974 में। नेक्स्ट, दिनकर जी की पत्नी का नाम बताइए। दिनकर जी कौन? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर।
22। तो आपको बताए थे ये रामधारी थे, इनके बीवी जो थी श्याम थी, राम श्याम की जोड़ी थी। सही जवाब क्या है? श्यामावती देवी। ऑप्शन नंबर ए, राम श्याम की जोड़ी, ऐसे याद रखिएगा। रामधारी से दिनकर जी का पत्नी का नाम था श्यामवती देवी, जो भी ए के साथ गए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ये जो रामधारी सिंह दिनकर थे, इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? इटारसी, ढाका, लम्ही या सिमरिया? 23। सबसे पहले बात कर लें तो ये रामधारी सिंह दिनकर बिहारी थे। जब बिहारी थे तो एमपी, बंगाल और वाराणसी होगा नहीं, ये बेगूसराय से थे, ठीक है। और बेगूसराय में एक जगह है सिमरिया, तो सिमरिया से थे बेगूसराय के। ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है सिमरिया के बेगूसराय बिहार में हुआ था, ठीक है। चलिए सभी का आंसर सही है, जो भी डी पे क्लिक किया है आप सभी का आंसर सही है, बहुत अच्छे, एकदम शानदार, सभी का आंसर आता हुआ ऐसे ही शानदार आंसर करते रहे। चलिए अगला सवाल, रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका का मतलब क्या? मेन रोल में फीमेल रोल कौन कर रही है? एक्ट्रेस कौन है? हीरोइन कौन है? बताइए कौन है हीरोइन रोज कहानी में? चलिए बहुत अच्छे, 24 का सही जवाब आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए, मालती, बिल्कुल सही जवाब है। रोज कहानी की जो नायिका है वो कौन है? मालती है। एकदम शानदार आंसर सभी का आ चुका है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, जो भी ए पे क्लिक किया आप सभी का आंसर सही। रोज जो कहानी है उसका पुराना नाम क्या था? रोज कहानी का पूर्व का नाम क्या था? लौटती पगडंडिया, छोड़ता हुआ रास्ता, विपथगा या गैंगरेन? रोज शीर्षक कहानी का पुराना नाम बताना है कि इसका पुराना नाम क्या रखा गया था। चलिए सभी का आंसर आता हुआ, क्या नाम था? गैंगरेन था, बिल्कुल सही जवाब है गैंगरेन। ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं, एकदम शानदार, एकदम धमाल मचा दिए। चलिए अगला सवाल, भगत सिंह का पैतृक गांव कहां था? भगत सिंह का पैतृक गांव खटकर कला पंजाब, खटकर कला हरियाणा, अमृतसर या खड़खड़ा पंजाब? 26। कहां, किस गांव के रहने वाले थे भगत सिंह? एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको वही दिए जा रहे हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए खटकर कला पंजाब बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। अगला सवाल, सिपाही की माँ जो है वो एकांकी कथा वस्तु जो है किस स्तर की है? निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की या ऑप्शन नंबर डी निम्न वर्ग की? तो 27 का फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होगा? सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु क्या है? चलिए बहुत अच्छे, सही जवाब आ चुका है निम्न मध्यम वर्ग की। ऑप्शन नंबर ए के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है 27 का ऑप्शन नंबर ए। वाह कमाल करती है। नेक्स्ट, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर एमपी, इटारसी एमपी, सिमरिया बिहार या शाहजहांपुर यूपी? 28 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर करेंगे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? 28। जबलपुर मध्य प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, सिमरिया बिहार या शाहजहांपुर यूपी? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या बात है, एकदम आंसर देखिए सभी का बहुत अच्छे, जबरदस्त आंसर आ रहा है आप सभी का। ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चे जा रहे हैं, शाहजहांपुर यूपी, बिल्कुल सही जवाब है 28 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला सवाल, सिपाही की माँ एकांकी कार का नाम बताइए। यानी सिपाही की माँ किसके द्वारा लिखी गई है, यह आपसे पूछा जा रहा है। मोहन राकेश, कालिदास, ज्ञान रंजन या रवि रंजन? 29 सिपाही की माँ किसके द्वारा रचित है? कौन इसके राइटर है? एकदम शानदार आंसर आ चुका है, इसके राइटर है मोहन राकेश। याद रखिएगा सिपाही की माँ के राइटर कौन है? मोहन राकेश। एकदम शानदार सभी का आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अगला सवाल, किस पात्र का कथन है कि भैया मेरे लिए जो करे लगाए
करे लाएंगे वो तारे और बेतुको करे से भी अच्छे होंगे ना। किसने कहा था भैया मेरा लिए जो करे लाएंगे वो तारों और बतौके के करों से भी अच्छे होंगे? किसने कहा था? मुन्नी कही थी, है ना। कौन कही थी ये बात? मुन्नी कही थी। बिल्कुल सही जवाब है। जो भी ए ऑप्शन के साथ गए बहुत अच्छे, एकदम धमाल मचा दी। शानदार आंसर आता हुआ, धमाल क्वेश्चन के साथ शानदार आंसर आता हुआ। अगला देखिए, अगला एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छे। कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? भूषण जी, बिहारी जी, चिंतामणि त्रिपाठी या घनानंद? 31 का आंसर करेंगे। कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? चलिए याद रखिएगा, इसके जो रचयिता है वो भूषण जी है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी बच्चे गए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। 31 का राइट आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। तमल कोलाहल कला में शीर्षक कविता का कवि का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा? किसके द्वारा लिखा गया है तमल कोलाहल कला? 32। चलिए बहुत अच्छे। जो भी ऑप्शन ए के साथ बच्चे जा रहे हैं, और बिल्कुल जिसके साथ बच्चे जाएंगे आंसर तो वही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एकदम शानदार आंसर है। चलिए अगला सवाल। तमल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? कामायनी, झरना, आंसू या लहर? 33 बताइए, तमल कोलाहल कला शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? 33 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। ये राइटर हैं जयप्रकाश जी, और ये कहां से लिया गया था? तो ये बताइए, कामायनी। चलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जो भी कामायनी के साथ गए हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, आप सभी का आंसर करीब करीब सही आ चुका है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दें। जितने बच्चे भी जुड़े हुए हैं सभी को लाइक कर लें, और सभी एक दूसरे को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, जितने भी ग्रुप में आप हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह शेयर कर दें। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी कार एक्सीडेंट से। तो पूछ रहा है कि जन्म कहाँ हुआ था? 34 कहाँ हुआ था जन्म इनका? 34 याद रखिएगा, निहालपुर इलाहाबाद यूपी में हुआ था। चलिए जो भी ए के साथ गए आप सभी का आंसर सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो निहालपुर इलाहाबाद यूपी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? 35 बोल रहा है कि कवियों का कवि जो है वो किसे कहा जाता है? कवि का कवि शमशेर बहादुर सिंह, पंत, निराला या प्रसाद? किन्हें कहा जाता है कवि का कवि? कवियों का कवि। चलिए नाम है इनका शमशेर बहादुर, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि अपने आप में बहादुर है। इनको कवियों का कवि बोला जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को नाम याद रखिएगा, कवियों का कवि बोला जाता है। जो भी ए के साथ गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय, वाराणसी यूपी, इटारसी श्योपुर, कहाँ हुआ था? 36 गजानन माधव मुक्तिबोध। अरे सिमरिया में तो रामधारी सिद्धिनकर जी का जन्म हुआ था, सिमरिया नहीं करना है। सही जवाब वो ग्वालियर के थे, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश के थे। गजानन माधव मुक्तिबोध जो थे वो ग्वालियर के थे। जो भी डी के साथ किए आप सभी का आंसर सही है, बहुत अच्छे। कविता संग्रह, ठीक है, कविता संग्रह लिखा गया है रघुवीर सहाय के द्वारा। इनमें उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक, कविता संग्रह जो है वो साहित्य पूछा गया, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में पढ़ने में मिस्टेक कर दिया। पूछा गया है किस कविता संग्रह पे, ठीक है, किस कविता संग्रह पे रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कौन सी कविता के लिए रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? उस कविता का नाम बताना है। चलिए बहुत अच्छे, लोग भूल गए हैं इस कविता के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। सही जवाब है 37 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। प्यारे नन्हे बेटे
शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। प्यारे नन्हे बेटे किसके द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी या रघुवीर साय। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर करेंगे। प्यारे नन्हे बेटे के राइटर कौन है? चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा, इसके राइटर है विनोद कुमार शुक्ल। जो भी ए के साथ गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। विनोद कुमार शुक्ल जो है वो इसके राइटर है। नेक्स्ट है, ये विनोद कुमार शुक्ल जो है उनका निवास स्थान कहाँ है? इटारसी, कदम कुआं, वाराणसी या रायपुर। 39 इनका घर कहाँ है? 39 का आंसर कीजिए। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, जो भी डी के साथ गए हैं आप सभी का आंसर सही है। रायपुर छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी या शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 40। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। इतने पास, देखिए ये कवियों के कवि थे, कौन थे? शमशेर बहादुर सिंह, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, जो कवियों के कवि थे। चलिए बहुत अच्छी, आप लोग भी डी कर रहे हैं और बिल्कुल डी आपका सही जवाब है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? गजानन माधव मुक्तिबोध, अशोक वाजपेयी, नागार्जुन या निराला। 41 का आंसर बताएं। किस कवि ने लिखा है खेत रहने वाले सूची अप्रकाशित है? 41 किस कवि ने लिखा है? बहुत अच्छे, देखिए आंसर आने लगा है। अशोक वाजपेयी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं आप लोग, बिल्कुल राइट आंसर, अशोक वाजपेयी ने लिखा था। ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान कहाँ है? कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान बताएं। वाराणसी, कदम कुआं, इटारसी या लमही। 42 ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान कहाँ है? 42 का आंसर कीजिए। ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान कहाँ है? 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छी, आंसर आने लगा है। याद रखेंगे वाराणसी यूपी। सही जवाब क्या है? 42 का ऑप्शन नंबर ई, वाराणसी यूपी, एकदम शानदार आंसर। चलिए अगला सवाल। किस पाठ में आया है कि वह आवाज भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज की रोशनी की आवाज? अधिनायक, हार जीत, गांव का घर, जन जन का चेहरा एक। 43 क्या बात है, आंसर देखिए एकदम स्पीड के साथ आ रहा है। सभी बच्चे सी कर रहे हैं, बिल्कुल सी। सही जवाब है गांव का घर। कहां से लिया गया है यह लाइन? तो ये गांव के घर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल यहाँ पे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता कौन? क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता हेनरी लवक्वेज, एंटन चेखव, सी या डी। 44 क्लर्क की मौत के राइटर आपको बताने, क्लर्क की मौत के राइटर कौन है? चलिए देखिए आंसर आने लगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला सवाल। गाइडी मोपांसा का जीवन काल बताएं। गाइडी मोपांसा का जीवन काल कब से कब तक, यानी कब जिए और कब मर गए, कब जन्म लिए और कब मर गए, ये आपको बताना है। 45 गाइडी मोपांसा का जीवन काल। चलिए बहुत अच्छे आंसर आने शुरू हो गया। 1850 से 1893। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 1850 में जन्म लिए और 93 में चले गए थे। ओनली 43 साल ही जिए। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ बताइए। घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घुटने टेक देना। घुटने टेक देने का मतलब होता है हार मान लेना। ठीक है, अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब तुम्हारे सामने घुटने टेक रहे हैं, यानी हम हार मान रहे हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार मान लेना। चलिए जो भी एक के साथ क्लिक किया आप सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट, समाज का एडजेक्टिव आपको बताना है कि समाज शब्द का विशेषण क्या हो? सामाजिक, समाजी, समाजु या समाजक। 47 का आंसर करेंगे। समाज शब्द का विशेषण क्या होता है?
चलिए बहुत अच्छे, समाज से क्या बनेगा, सामाजिक बनेगा। जो भी ए के साथ गए हैं आप सभी का आंसर सही है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ऑप्शन के अनुसार देखते ही आंसर पता चल गया है ना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ बताइए। आसमान टूटना बोलते हैं ना कि आसमान टूट गया उस पे, है ना, आसमान टूट गया, इसका मतलब मुहावरे का अर्थ बताइए। कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना, या ऑप्शन नंबर डी दुखी होना। 48 चलिए, आसमान टूटना का होता है अचानक से मुसीबत का आ जाना, उसी को बोलते हैं कि आसमान टूट पड़ा। सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है। छठी का दूध याद आना, प्रिय दिन, अत्यधिक कठिन होना, उल्लासपूर्ण दिन, या उत्सवपूर्ण दिन। 49 छठी का बताइए, छठी का दूध याद आना का सही जवाब क्या होगा। 49 बहुत अच्छे, बोलते हैं ना तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे, इसका मतलब होता है बहुत मुश्किल होना, अत्यधिक कठिन होना। ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन था कि छठी का दूध याद आ गया। तो टफ क्वेश्चन किसको लगेगा, जो क्लास में नहीं आएगा उसको एग्जाम में छठी का दूध याद आएगा, ठीक है ना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए डेली क्लास में आइए ताकि आपको किसी का दूध याद नहीं आए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, कलई खुलने का अर्थ बताइए। कलई खुलने का, कलई खुलना, हाथ टूटना, भेद प्रकट होना, हाथ की पट्टी खुलना, या कलई टूटना। 50 कलई खुलना, 50 का फटाफट आंसर करें। कलई खुलना इसका मतलब होता है भेद खुल जाना। सही जवाब क्या है, भेद प्रकट होना। चलिए सभी का आंसर सही है, जो भी बी के साथ गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 100% राइट आंसर। हाथी का पर्यायवाची बताएं। हाथी को और एक और किस नाम से जानते हैं, गज, हस्ती, मतंग, या उपयुक्त सभी। 51 हाथी का पर्यायवाची बताइए। 51 का सही जवाब हाथी का पर्यायवाची क्या है। देखिए हाथी को गज भी बोलते हैं, हस्ती भी बोलते हैं, और मतंग भी बोलते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक एक बच्चा का सही जवाब आ चुका है। अगला सवाल, छात्र के रहने का स्थान, जहां स्टूडेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं। जहां स्टूडेंट्स रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, छात्रावास, महाविद्यालय, विद्यालय, या कोचिंग। तो जहां स्टूडेंट रहेगा, छात्र रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, छात्रावास बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 52 का, ठीक है, बहुत अच्छी। 52 का सही आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। महाविद्यालय नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ छात्र नहीं रहते हैं, इसमें टीचर भी रहते हैं, पीओन भी रहते हैं, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अब वो रहने की जगह नहीं होती, वो पढ़ने की जगह होती है। आंखों के सामने एक शब्द बताए। आंखों के सामने, बगल, प्रत्यक्ष, परीक्षण, या अप्रोच। आंख के सामने का मतलब क्या है, इसका एक वर्ड बताएं। 53 चलिए आंखों के सामने का मतलब होता है प्रत्यक्ष। जो भी बी के साथ गए हैं आप सभी का आंसर सही है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण क्या है। जब आंख के सामने है तो उसको सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, स्वीकार करने योग्य को क्या बोलते हैं। स्वीकार करने योग्य, जिसे स्वीकार किया जाए, स्वीकार करने योग्य को क्या बोलते हैं। 54 का आंसर करेंगे। स्वीकार करने योग्य को हम क्या बोलेंगे, स्वीकार करने योग्य। चलिए आंसर करें 54 का। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वरेण्य, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं, जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा, या जानकर। 55 जो जानने की इच्छा रखता है उसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु होगा। चलिए सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ सभी गए हैं, और मैक्सिमम लोगों का आंसर सही है। जिसके दर्शन प्रिय माने जाते हैं, किसका दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। जिसके दर्शन प्रिय माने जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रिय दर्शन, दर्पण, दर्शन, या प्रिय। 56 देखिए प्रिय दर्शन भी बोल सकते हैं, प्रियदर्शी भी बोल सकते हैं। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी गए हैं आप सभी का आंसर सही है, बहुत अच्छे।
ठीक है, चलो अगला सवाल। लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या द्विगु। लंबोदर का मतलब क्या है? लंबा हो जिसका उदर, उदर यानी कि पेट। 57, लंबा हो जिसका उदर, आप समझ गए होंगे। लंबा हो जिसका उदर क्या होगा? बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लंबा हो जिसका उदर। हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर। अब देखो, हाथ पैर के बीच में डैश लगा हुआ है, तो डैश के लिए आपको बताए थे कि जब भी डैश लगा रहे तो वो द्वंद्व समास होता है। बहुत अच्छी, 56 का राइट आंसर आ चुका है, 58 का ऑप्शन नंबर ए। और सभी बच्चे का करीब करीब जो भी ए पे क्लिक किए सभी का आंसर सही है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में कौन समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास। 59 का आंसर करेंगे। राजकुमार बहुव्रीहि नहीं होगा, कर्मधारय भी नहीं होगा। सही जवाब क्या है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए एक एक बच्चा का आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल, गगनचुंबी कौन समास है? गगनचुंबी बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 में कौन सा समास होगा? ठीक है, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो याद रखिए, गगनचुंबी की बात की जाए तो ये क्या है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 60 क्वेश्चन किए हैं, तो बिल्कुल आपको याद